पालक पूरी वाला। रुद्रपुर नाम के गांव में स्वरूप नाम का एक आदमी था जिसका खुद का ढाबा था। ढाबे पर वो आलू पूरी बनाकर बेचता था। पूरे गांव में उसका इकलौता ढाबा था, इसलिए उसे खुद पर बड़ा ही ज्यादा घमंड था। उसकी एक बेटी सुरभि भी थी जो कभी कभार उसका हाथ बटाने आ जाती थी। एक रोज, और भाई स्वरूप देव, क्या हाल चाल है? बस सरपंच जी, वही हड्डी वही खा ले। वैसे आज मेरे ढाबे पर कैसे आना हुआ? अब क्या ही बताऊं स्वरूप, मेरी बीवी हर दूसरे दिन बैंगन की सब्जी बनाकर रख देती है। अब वो से खा खा कर ना मैं परेशान हो गया। अब तू जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म आलू पूरी लगा दे। अरे हाँ सरपंच जी, ये भी कोई कहने की बात है, मैं अभी लगा देता हूँ। स्वरूप गर्मा गर्म आलू पूरी सरपंच जी को बनाकर दे देता है। ये लीजिए मुखिया जी, अब खाकर बताइए खाना कैसा बना है। वाह 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 भाई, खुशबू से ही पता चल रहा है कि कितना टेस्टी बना होगा। ओहो हो, तो आप बड़े मजे से यहाँ बैठकर आलू पूरी खा रहे हैं और मैंने घर पर आपके लिए बैंगन की सब्जी बनाई है। सोचा था दोनों साथ में बैठकर खाएंगे, लेकिन आप तो यहाँ बड़े मजे से बैठकर ये आलू पूरी खा रहे हैं। अरे वो तो मैं मंदिर से घर लौट रहा था, तो इस स्वरूप ने मुझे आवाज दी कि आ जाओ गर्मा गर्म खा लो सरपंच जी। अरे काहे झूठ बोलते हो सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप ही कह रहे थे कि आप रोज रोज भाभी जी के हाथ का बना बैंगन खाकर बोर हो चुके हैं। क्या कहा? मेरे हाथ का बना खाना खाकर बोर हो गए? अब तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे क्या कर रही हो भाग्यवान, मैं सरपंच हूँ इस गांव का। हाँ तो मैं क्या करूँ? होंगे तुम सरपंच अपने गांव के, लेकिन उससे पहले तो तुम मेरे पति हो ना। सुजाता सभी गांव वालों के सामने पकड़कर उसे घर ले जाती है। ये देख स्वरूप मुस्कुराने लगता है। फिर कुछ देर बाद उसके पास और भी ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें वो संभालने लगता है। फिर दिन में उसकी बेटी सुरभि भी उसकी दुकान तक आ जाती है। लो आ गई बेटी तुम, मुझे किसी जरूरी काम से कहीं जाना था, तब तक तुम ढाबा संभाल लो। हाँ बाबा, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं अच्छे से ढाबा संभाल लूंगी। और फिर वो किसी काम से बाहर चला जाता है, जिसके बाद सुरभि ढाबा संभालती है। उसके ढाबे पर मोहन नाम का एक लड़का काम करता था, जो ढाबे पर उनका हाथ बटाता था। मोहन, देख तो ग्राहक आए, जरा टेबल साफ कर दो। जी मैम, अभी कर देता हूँ। तब सुरभि ग्राहकों से ऑर्डर लेने लगती है और मोहन ग्राहकों को खाना सर्व करता जाता है। कुछ देर बाद इतने ग्राहकों को संभालते हुए मेरा तो सर दर्द करने लगा है। एक काम करो मोहन, जरा 2 कप चाय बना दो। जी मेम साहब। मोहन 2 कप चाय बनाकर ले आता है। ये लीजिए मेम साहब। बैठ जाओ और साथ में चाय पियो। जी मैं। तो क्या ये दोनों कप मैं अकेले पीऊंगी? इसीलिए तो 2 कप बनवाए कि एक तुम पियो और एक मैं। नहीं मेम साहब, मालिक ने देख लिया तो बहुत डांटेंगे। अरे बाबा, अभी देर से लौटेंगे। तुम भी ना मोहन, कितना घबराते हो। चलो अब चाय पियो। मोहन हिचकिचाते हुए चाय पीने लगता है, लेकिन सुरभि की निगाहें तो लगातार उसे देख रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन। अरे मोहन, तेरे बर्तन धुल गए तो इधर आ। जी मालिक आया। मोहन जल्दी से हाथ पोंछकर वहाँ आता है। जी मालिक, आपने बुलाया? हाँ, ये ले अपनी इस महीने की तनख्वाह और ये ले 1000 रुपए, इससे जाकर ढाबे के लिए सब्जियां ले। हाँ जी मालिक, लेकिन मैं क्या कह रहा था, इस बार मैं पालक भी ले आऊं क्या? सोच रहा हूँ एक बार हम पालक पूरी भी ग्राहकों को बनाकर परोसते हैं, क्या पता उन्हें पसंद आ जाए। अरे ओ, ये ढाबा मेरा है समझा, तू यहाँ का मालिक बनने की कोशिश मत कर, तुझसे जितना कहे उतना ही कर, समझे? मोहन बेचारा चुपचाप सब्जी मंडी की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर बाद चलते चलते रास्ते में उसे सुरभि मिलती है। अच्छा हुआ मोहन, तुम मुझे यहीं मिल गए, मैं ढाबे पर तुमसे मिलने ही आ रही थी। मुझसे मिलने? लेकिन क्यों मालकिन, क्या बात है? वो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकती, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? कहा ना, बस चलो। सुरभि उसे अपने साथ पहाड़ी के पास ले जाती है। मैं तुमसे आज अपने मन की बात कहना चाहती हूँ मोहन। कैसी मन की बात? साफ साफ कहिए मेम साहब। तो साफ साफ सुनो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही है मेम साहब? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा मत कीजिए। तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो, वो भी अभी, क्योंकि कल बाबा ने लड़के वालों को देखने के लिए बुला लिया है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती मोहन। हे भगवान, ये कैसी कश्मकश में फंसा दिया तूने मुझे। अगर शादी नहीं की इससे तो ये मर जाएगी, और कर ली तो मालिक मुझे मार देंगे। अब क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मोहन भी सुरभि से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं। न जाने मोहन का बच्चा कहाँ रह गया, पता नहीं सब्जियां लेने गया या उगाने। इधर ढाबे पर स्वरूप मोहन की राह देख रहा था। तभी मोहन और सुरभि शादी कर ढाबे पर आ जाते हैं। स्वरूप गुस्से में आ जाता है। ये सब क्या है सुरभि?
बाबा, हम दोनों ने शादी कर ली है। ये सुनकर स्वरूप आग बबूला हो जाता है और गुस्से में कहता है, ये तुमने क्या किया बेटी? इस नौकर से शादी कर ली? तुमने तो पूरे गांव में मेरी नाक ही कटवा दी। और मोहन के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी थाली में खाकर मेरी थाली में छेद करता है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, लेकिन मैं मजबूर था। इससे तो मैं क्या ही कहूँ, ये तो नौकर है, लेकिन तू तो मेरा खून थी। तुझे इस 2 कौड़ी के नौकर से शादी करते हुए शर्म नहीं आई? इस मोहन ने तुझे बहलाया होगा। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो मोहन को मारने ही वाला था कि तभी सुरभि बीच में आ जाती है। खबरदार बाबा, इनको मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। निकल जाओ दोनों के दोनों मेरी नजर से, अभी दूर हो जाओ। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मुझे माफ कर देना, आज मेरे कारण मालिक ने आपको घर से निकाल दिया। अब मुझ गरीब के पास तो बस एक झोंपड़ी ही है। तो मैं भी अब तुम्हारे साथ वहीं रहूंगी जहाँ मेरे पति रहेंगे। अब से मैं भी वहीं रहूंगी। अब सुरभि मोहन के साथ जाकर उसकी झोपड़ी में रहने लगती है। कुछ दिन तो उनके मोहन की तनख्वाह से कट जाते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे पैसे खत्म होने लगते हैं वो चिंता में पड़ जाते हैं। अब इन पैसे से बस 2-4 दिन का ही राशन आ पाएगा सुरभि। अब मुझे कोई रोजगार ढूंढना होगा। रोजगार? मोहन, तुम कहीं नौकरी क्यों ढूंढोगे? तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो तो तुम खुद का ही कोई काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? खुद का काम शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होगी सुरभि, और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास ये सोने की चेन है, हम इसी को बेचकर अपना काम शुरू कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी चेन बेचकर? नहीं नहीं। अरे तो फिर गिरवी रखाओ, जैसे ही हमारा काम चल पड़ेगा इसे छुड़वा लेना। लेकिन तुम काम किस चीज का शुरू करोगे? पता है सुरभि, मेरी माँ बहुत ही अच्छा पालक की पूरी बनाती थी, और वो मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने भी उनसे वो बनाना सीख लिया था। मैंने मालिक को कई बार ढाबे पर पालक पूरी बेचने की सलाह दी, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनते थे। मुझे लगता है हमारा ये काम अच्छे से चलेगा। अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है मोहन। अब हम पालक की पूरी बनाकर ही बेचेंगे। अब वो सोने की चेन ले जाकर गिरवी रख देता है और उससे कुछ जरूरी सामान ले आते हैं। फिर अगली सुबह मोहन पालक को सिलबट्टे पर पीसकर साथ में अजवाइन, हींग जैसे और भी कई मसाले उसमें डालकर उसे आटे में अच्छे से गूंथ लेता है, जिसके बाद अपना ठेला बाजार लेकर चल पड़ता है। और कुछ देर बाद, आइए आइए, गर्मा गर्म पालक पूरी खाइए। एक बार खाओगे तो दूसरी बार जरूर आओगे। पालक पूरी की सुगंध अब बाजार भर में फैल चुकी थी। उसकी खुशबू और कुछ अलग तरह की पूरी का नाम सुनकर ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। अरे भाई, कितने की आलू पूरी? भाई जी सिर्फ 25 रुपए प्लेट, और साथ में बूंदी रायता फ्री। अरे वाह भाई, फिर तो मजा आ जाएगा। ऐसा करो, गर्मा गर्म पालक पूरी लगा दो। मोहन और सुरभि उसे गर्मा गर्म पालक पूरी डालकर देते हैं, जो उसको बहुत पसंद आती है। वाह भाई वाह, क्या कमाल की पालक पूरी बनाई है भैया आपने। ऐसी बात है तो भैया जी मेरे लिए भी एक आप पालक पूरी की प्लेट लगा दो। लेकिन अगर ये मुझे पसंद नहीं आई तो फिर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अरे भैया जी, आपको नहीं पसंद आई तो फिर कोई बात नहीं, आप पैसे मत दीजिएगा। अब एक के बाद एक और भी ग्राहक उसके पास आते हैं। उधर स्वरूप ने अपने ढाबे पर आलू पूरी के दाम डबल कर दिए। छी छी, ये क्या बात हुई? एक तो आलू पूरी में स्वाद भी नहीं रहा जो पहले होता था, और अब ऊपर से इसका दाम भी बढ़ा दिया। नहीं खाना मैं आपके ढाबे का खाना। अब गुस्से में ग्राहक उसके पास से चले जाते हैं और अब बाकी के ग्राहक भी उनके पास आने लगते हैं। अब वो पालक पूरी आलू के साथ बेचने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो पालक पूरी वाले के नाम से मशहूर हो जाते हैं। वो खूब कमाई करने लगते हैं। अब वो अपना खुद का बड़ा सा घर बना लेते हैं, साथ ही गाड़ी भी खरीद लेते हैं। उधर स्वरूप का ढाबा पूरी तरह बंद हो जाता है और वो सड़क पर आ जाता है। एक रोज जब मोहन और सुरभि अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में स्वरूप भूख के मारे तड़पते हुए नजर आता है और वो उन्हें अपने साथ घर ले आते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं मालिक, आप माफी मत मांगिए, आप तो हमसे बड़े हैं। मालिक नहीं रे, बाबा बोल। जैसे मैं अपनी बेटी का बाबा हूँ, वैसे मैं तेरा भी बाबा हूँ। अब मोहन स्वरूप को भी अपने साथ ही रख लेता है और अब वो सब साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुमन दिल्ली में रहती थी। उसके पापा चाट का ठेला लगाते थे। सुमन भी इस काम में अपने पापा का साथ देती थी। पापा, ये लो, सारे गोलगप्पे भी तैयार हो गए और पानी भी बना दिया। बस मीठी चटनी आप बना लो, मैंने हरी चटनी बना दी है। सुमन बेटिया, सारा काम तो तूने ही कर दिया। तू तो मेरी आदत खराब कर रही है बेटी। कुछ दिनों में तू ससुराल चली जाएगी तो तेरे बिना काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तेरी बहुत कमी खलेगी बिटिया। बस रो दिए। सुमन, अब तू ही अपने पापा को संभाल। थोड़ी थोड़ी देर में मन भारी कर लेते हैं। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं भी आपके और माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी। पापा नहीं बिटिया, ऐसे नहीं कहते। बेटियों को अपने ससुराल जाना ही होता है। केशव बहुत अच्छा लड़का है, तो ससुराल में बहुत खुश रहेगी। सुमन की शादी सूरत में तय हो गई थी। 1 महीने बाद सुमन की शादी थी, इसीलिए सुमन अपने माता पिता से दूर दूसरे शहर जाते थोड़ा उदास थी। सुमन बड़ी थी और एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और सुमन की शादी का दिन आ गया।
सुमन के माता पिता उसे राजी खुशी डोली में विदा करते हैं। शादी के बाद सुमन दिल्ली से सूरत अपनी ससुराल आ जाती है। सुमन का पति केशव एक गैराज में गाड़ियों की मरम्मत करता था। सुमन समझदार थी, उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। बस बहू, मैं और रोटी नहीं लूंगी, केशव को दे दे। बस एक ही रोटी देना, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू कि मैं एक रोटी भूख से बढ़कर खा गई। कहा माँ जी, 2 निवाले की एक रोटी होती है मेरी छोटी छोटी। अब मैं आ गई हूँ ना, तो रोजाना आपको ऐसे ही गरम गरम मेरे हाथ का बना भोजन खाना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे तो भाग्य खुल गए बहू, जो तुम हमारे घर में बहू बनकर आई। जीती रहो। सुनिए, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है, ये लीजिए। बस मैं 2 मिनट में आई। अब ठीक है, मैं बाहर तब तक मोटरसाइकिल निकालता हूँ। माँ जी, और क्या क्या राशन लाना है? बस यही बहू जो लिखवाया है, बाकी तुम अपने लिए जो चाहो खरीद लेना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में लौटती हूँ। सुमन केशव के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार चली जाती है। सुमन, कहो तो गैराज बाद में चला जाऊंगा। तुम अकेले घर सामान लेकर कैसे जाओगी? अरे आप चिंता मत करो, मैं ऑटो ले लूंगी। केशव सुमन को बाजार में छोड़कर गैराज जाने लगता है। तभी उसकी मोटरसाइकिल के आगे कहीं से एक पत्थर आ जाता है। केशव की मोटरसाइकिल लड़खड़ा जाती है और वो बहुत तेज गिरता है। केशव को काफी चोट आ जाती है। सुमन कुछ ही दूरी पर थी। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? भाई साहब, थोड़ी मदद कीजिए। चिंता मत करो बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सुमन की मदद करते हैं और केशव को बराबर के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर केशव का इलाज करता है। कुछ देर बाद केशव को आराम मिलता है। ज्यादा गंभीर चोटें तो नहीं थी, पर केशव के पैर की हड्डी टूट गई थी। 2 दिन बाद केशव को छुट्टी मिलती है। माँ, मैं ठीक हूँ, बस पैर की हड्डी में ही तो फ्रैक्चर है। कुछ महीनों में मैं ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत करो। अरे माँ हो ना बेटा, तू नहीं जानता, जरा सी खरोच भी बच्चे को आ जाए तो माँ का कलेजा निकल जाता है। और फिर तेरे तो इतनी चोट आ गई है। अब तो कुछ दिन के लिए गैराज भी नहीं जा सकता। जाना भी नहीं है, डॉक्टर ने अभी 6 महीने रेस्ट के लिए बोला है। आप चिंता मत करो, पैसों की कोई तंगी नहीं आएगी। मैं कोई काम शुरू कर देती हूँ ताकि घर में थोड़े पैसे आते रहें। तभी सुमन के माता पिता भी दिल्ली से आ जाते हैं। सुमन ने उन्हें फोन पर केशव के एक्सीडेंट की बात बताई थी, जिसे सुनकर वो रह नहीं सके। अब दामाद जी, काम की कोई चिंता मत करो। सुमन ने मेरे से चाट बनाना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। सुमन बिटिया, तू यहाँ सूरत में दिल्ली वाले गोलगप्पे शुरू कर, वो तो बहुत अच्छे बनाती है। कुछ दिन मैं यहाँ रुक जाता हूँ, जब काम सेट हो जाएगा तब मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ पापा, ये ठीक रहेगा। दिल्ली वाले गोलगप्पे यहाँ बहुत अच्छे चलेंगे। हमारे इधर आसपास किसी ने भी दिल्ली वाले गोलगप्पे का काम नहीं शुरू किया हुआ। केशव बेटा, आप सारी चिंता छोड़ दो, पापा और मैं कुछ दिन अब यहीं रहेंगे। शुक्रिया माँ, शुक्रिया पापा, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। ऐसी बहू और ऐसे समधी सचमुच बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। सुमन की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केशव को भी अपने सास ससुर के आने के बाद बहुत हिम्मत मिल गई थी। सुमन अपने पापा के साथ सूरत में गोलगप्पे का ठेला शुरू करती है, जिसके ऊपर लिखा था दिल्ली वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे के दीवाने तो बहुत लोग हैं और सूरत में तो पानीपुरी के सभी दीवाने हैं। ये देखकर सुमन और उसके पापा ने गोलगप्पे का स्टॉल लगा दिया। उनके बने गोलगप्पे बहुत पसंद किए जाने लगे। सुमन बिटिया, मुझे पता है अब तुम काम अकेले संभाल लोगी। अब हमें चलना चाहिए। सूरज भी अपनी बुआ के घर बहुत दिन से रुका हुआ है। वो उन पर बोल रहा था कि हमारे बिना उदास हो रहा है। हाँ पापा, सूरज बहुत दिन अकेला रुक गया और आपको दिल्ली का भी तो काम संभालना है, वो भी बहुत दिनों से बंद पड़ा है। अब तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप मेरी चिंता मत करो। सुमन के माता पिता वापस दिल्ली लौट जाते हैं। उन्हें आए हुए भी बहुत समय हो गया था। अब सुमन अकेली रोजाना गोलगप्पे का ठेला लगाने लगी। वो रोजाना सुबह उठकर गोलगप्पे और बाकी का सामान तैयार करती और बाजार निकलती। कुछ भी कहो सुमन दीदी, आपके गोलगप्पे का जवाब नहीं है। हम सारी सहेलियां रोजाना शाम को स्पेशली मार्केट आपके गोलगप्पे खाने के लिए आती हैं। हाँ सुमन दीदी, ये तो सच है, बहुत टेस्टी गोलगप्पे होते हैं आपके, साथ में खट्टा मीठा पानी, बहुत बढ़िया बनाती हो आप। बस आप सब ग्राहक तारीफ कर देते हो, मुझे काम करने में और प्रेरणा मिलती है। ये लो, इसी बात पर 2 गोलगप्पे फालतू खाओ। सुमन रोजाना ऐसे ही शाम के समय बाजार में ठेला लगाती थी। धीरे धीरे सुमन के गोलगप्पे पूरे सूरत में फेमस होने लगे। अब तो उसे शादियों और पार्टी के भी ऑर्डर मिलने लगे। इस काम में सुमन की सास भी उसकी मदद करती थी। कहीं भी शादियों और पार्टी के ऑर्डर मिलते तो सुमन अपनी सास के साथ जाती और वहां पर अपना स्टॉल लगाती। स्टॉल पर दिल्ली वाले गोलगप्पे लिखा देखकर लोगों की भीड़ सबसे पहले वहीं पर टूटती थी। बहुत अच्छे पैसे कमा लिए सुमन ने। फिर एक दिन सुमन केशव और अपनी सास से बोली, सुनो,
अब तो तुम्हारी तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया है। मैं सोच रही हूँ तुम गैरेज का काम छोड़ दो, हम गोलगप्पे की एक दुकान खोल लेते हैं। अब तो हमारे पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो गए, हम कुछ कारीगर भी रख लेंगे। सुमन, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कहते हैं एक आदमी की सफलता में एक औरत का हाथ होता है, और तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया है। तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों। सुमन की मेहनत से सब कुछ अच्छा होने लगा। केशव और सुमन बाजार में किराए पर एक दुकान ले लेते हैं, जहां पर वो अपने साथ साथ कुछ कारीगर भी रखते हैं जो इस काम में उनकी मदद करते थे। कहते हैं परिस्थितियां तो जीवन में आती जाती रहती हैं। परिस्थितियों से डरकर नहीं बल्कि परिस्थितियों का मुकाबला करके ही जीवन को सरल बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति संघर्षों से लड़ता है वही ऊंचे मुकाम प्राप्त करता है, जैसा सुमन ने किया। वो परेशानियों से डरी नहीं बल्कि उनसे बचने का रास्ता ढूंढा। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।